नमस्ते बच्चे। आज हम देखने वाले हैं गुलेल बाज लड़का। यानी हम देखे थे गुलेल। गुलेल का मतलब आपको मालूम है, मैं पिक्चर में भी दिखाई थी। गुलेल गुलेल रखकर वो क्या करता था, बोधराज बहुत पक्षियों को बहुत तंग करता रहता था। और बोधराज का दोस्त सहपाठी थे अपने लेखक। उनके वजह से उसके मन में कैसे परिवर्तित हो गया था, इसके बारे में हम देख रहे थे। पिछले वर्ग में हम एक घोंसले के सामने गोदाम के सामने एक चील आकर खड़ी हो गई थी। मैंने यानी लेखक ने पूछा कि ये तो चील का घोंसला होगा, इसलिए वो यहाँ आई है। लेकिन बोधराज ने कहा ये तो चील की घोंसला नहीं है। चील की घोंसला तो वह अपने बड़े पेड़ पर नहीं तो बड़े बड़े पहाड़ों पर बनाती है। उस वक्त घोंसले से ची ची की ऊंची आवाज़ आने लगी और मैना के बच्चे पंख फड़ाकर चिल्लाने लगे। यहाँ वहाँ चील आने पर मैना के बच्चे ने डर गए थे। हम दोनों निश्चय से खड़े हो गए। निश्चय का मतलब यहाँ है श्रेष्ठ ना करना वाला। यहाँ देखने के लिए कि अब चील क्या करेगी। हम दोनों देख रहे थे कि चील अब क्या करेगी। हम दोनों टकटकी बांधे चील की ओर देखे जा रहे थे। हम दोनों एक ही दृष्टि से यानी अपने आंखों इधर उधर नहीं फिराकर एक ही दृष्टि से उसे देख रहे थे। किसको? चील को देख रहे थे। चील रोशनदान में से अंदर आकर यानी वहाँ से एक छोटा सा छेद से अंदर आ गई थी। कहाँ आ गई थी? शहदीर पर बैठ गई थी, यानी फ्लोर के ऊपर आकर बैठ गई थी। वह अपना छोटा सा सिर हिलाती कभी दाएं और कभी बाएं देखने लगी। मैं चुपचाप था। चील क्या करी थी? वहाँ यहाँ देखने लगी थी। मैं भी चुपचाप रहा था और बोधराज भी ना जाने क्या सोच रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था। बोधराज भी वहाँ चुपचाप खड़े होकर देख रहा था। बोधराज ने कहा, ये यहाँ रोज आती होगी, ये रोज यहाँ आती है। अब मेरे समझ में आ गया कि क्यों फर्श पर जगह जगह यानी फ्लोर पर जगह जगह फंक और मांस के हथौड़े यानी मांस के टुकड़े बिखरे पड़े रहते हैं। अभी मुझे मालूम हुआ कि वहाँ मांस का टुकड़ा भी इधर उधर कहकर पड़ा रहता था। जरूर हर दिन ये चील घोंसले पर आई रहती होगी। मैंने सोच लिया ये रोज यहाँ आती है। बोधराज अभी भी टिकटिके बांधे चील की ओर देख रहा था। वह अपने आंख की नज़र को नहीं उठाया था, चील की ओर देखते जा रहा था। अब चील धीरे धीरे शहदीर पर चलती हुई घोंसले की ओर बढ़ने लगी, यानी फ्लोर से धीरे धीरे बढ़ने लगी, घोंसले पर आने लगी। घोंसले में बैठे मैने के बच्चे पंख फड़ाकर और चिल्लाने लगे। कब चील अंदर आ गई और घोंसले के पास गई तो मैने के बच्चे ने चिल्लाने लगे। बोधराज अभी भी मूर्तिवत खड़ा चील की ओर ताके जा रहा था, यानी मूर्तिवत का मतलब यहाँ है स्टैचू होकर वह उसे देखते रहा था। मैं घबरा उठा। मैं मन में कहता था कि क्या फिक्र पड़ता है अगर चील मैना के बच्चे को मार डालती या बोधराज अपने गुलेल से मार डालता है, दोनों में क्या फिक्र होता है। अगर चील नहीं आती तो इस वक्त तक बोधराज ने मैना का घोंसला नोच भी डालता रहता है। क्या कर देता था? चील नहीं आती तो मैना के घोंसले को बोधराज क्या कर देता था? गुलेल से उसे सब कुछ सर्वनाश कर देता होता था। तब बोधराज ने गुलेल उठाई और सीधा निशाना चील पर सध दिया। अब क्या किया? बोधराज ने अपने गुलेल से वार करने लगा। बोधराज ने मुझसे कहा,
अब चील को मत छोड़ो, वह तुम पर चपड़ेगी यानी तुमको मारना चाहेगी, इसलिए उसे नहीं छोड़ना। इस बार बोधराज की गुलेल से चील को निशाना नहीं लगा। कंगट छत से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उस कंकट की आवाज़ सुनकर चील ने अपने बड़े बड़े पंख फैलाए और नीचे सिर किए हुए घूमने लगे, यानी वो नहीं डरी थी। क्या चील नहीं डरी थी और सिर नीचे कर कर घूमने लगी थी। लेखक ने डरकर कहा, चलो यहाँ से हम निकल चलें। लेकिन बोधराज ने कहा, नहीं, हम चले जाएंगे तो चील बच्चों को खा जाएगी। उसके मुंह से ये वाक्य मुझे बड़ा अटपट लगा, यानी मुझे awkward लगा था। स्वयं ही तो घोंसले को तोड़ने के लिए गुलेल उठा लाया था। बोधराज ने अब छट से गुलेल मुझे थाम दी और जेब में से 5-7 कंकट निकालकर मेरे हथौड़ी पर रखे। तुम चील पर गुलेल चलाते जाओ, यानी गुलेल को लेकर उस पर वार करते जाओ, उसे बैठना नहीं देना। उसने एक कर स्वयं भागकर दीवार के साथ रखी मेज को फर्श के बीचों बीच लाने लगा, यानी वहाँ एक मेज खड़ा हुआ था, उसको फ्लोर के बीच में लेकर आकर डाल दिया था। लेखक को गुलेल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन बोधराज गुलेल देकर लेखक के पास क्या कहने के लिए बोल रहे थे, उसे छोड़ना नहीं। इसे कहकर बोधराज वहाँ से मेज लेने के लिए फ्लोर के बीच दौड़ने लगा था। अब मैं 2 बार मैंने कंकट रखकर गुलेल चलाई, लेकिन गुलेल से कंकट चील को नहीं लगी थी। लेकिन इस बीच में चील गोदाम के दूसरी सरदार पर जा बैठी, यानी दूसरी जगह पर जाकर बैठ गई थी। बोधराज मेज को मैना के घोंसले के नीचे ले आया। फिर उसने एक टूटी हुई कुर्सी चढ़ा दी। एक वहाँ टूटी हुई कुर्सी थी, उसके ऊपर मेज के ऊपर कुर्सी को चढ़ा दी और उस पर जा खड़ा हुआ। स्वयं जाकर वहाँ खड़ा हो गया। फिर बोधराज ने अपने दोनों हाथ उठाकर उस घोंसले को संतुलन रखकर, यानी बहुत धीरे धीरे उसे उठाकर कुर्सी से क्या मेज पर आया और घोंसले को चलक नहीं, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाई। उस घोंसले को धीरे से लेकर नीचे उतर गया। अब इस बार मुझे देखकर, यानी लेखक को देखकर बोधराज ने कहा, चलो अब जल्दी से बाहर चले जाएंगे। उसने कहते कहते दरवाजे की ओर लपका, यानी दरवाजे की ओर भागने लगा। हम गोदाम से निकलकर सामने एक गैरेज था, वहाँ आकर खड़े हो गए। गैरेज में एक बड़ी दरवाज़ा थी, यानी वहाँ भी एक बड़ी दरवाज़ा थी और दीवार में एक छोटा सा झरोका, यानी छोटा सा एक होल भी वहाँ था। अब बोधराज ने कहा कि यहाँ झील नहीं पहुँच सकती। बोधराज ने कहा और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर में घोंसले में बैठे मैने के बच्चे चुप हो गए। बोधराज क्या उसके ओर झांक कर देखने लगा। मैंने सोचा, यानी लेखक ने सोचा, अभी क्या करेगा, हाथ बढ़ाकर दोनों बच्चों को एक ही साथ उठाकर अपने पैकेट में रखकर घूमते फिरेगा। लेकिन बोधराज तो उसे घोंसले को अंदर झांकते रहा और फिर बोला, थोड़ा पानी लाओ, इन्हें प्यास लगी है। इनकी चोंच में बूंद बूंद पानी डालेंगे। मैं बाहर गया और एक कटोरे में थोड़ा सा पानी ले आया। दोनों नन्हे नन्हे बच्चे चोंच ऊपर उठाए हाफ रहे थे। बोधराज ने
उनकी चोंच में बूंद बूंदे पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया। ना ही स्वयं उन्होंने छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे आ पहुँचेंगे? मैंने पूछा। ने लेखक को ये डाउट आ गया था, इसलिए पूछने लगा कि इस महीने के बच्चे यहाँ कैसे आ पहुँचेंगे। बोधराज ने कहा, वे इस झरोखे में से अंदर आ जाएंगे, वे अपने आप इन्हें ढूंढ निकालेंगे। हम वहाँ बहुत देर तक बैठे रहे थे। बोधराज ने अपनी आप को बातें करने लगा, यानी इरादे बताते लगा कि इस रोशनदान को कैसे बंद करना है। इस जगह पर चील कभी भी नहीं आना चाहिए। वैसे हम क्या करने का है? इस गोदाम को बंद करना है, यानी बड़े दरवाज़ा बनाकर गोदाम को क्या करने का? बंद करने का है, ताकि चील कभी भी गोदाम के अंदर ना आ सके। उस शाम वही चील की बातें करता रहा। दूसरे दिन जब बोधराज मेरे घर आया तो उसके हाथ में गुलेल नहीं थी और जेब में कंगट भी नहीं थी। जेब में बहुत सारे चुंगा यानी दाना लेकर आकर दोनों बच्चों को खिला रहा था। उस दिन से बोधराज ने किसी जीवराशि को तंग नहीं करता था। उसके मन में जीवराशि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गई थी। अब हम देखेंगे लेखक परिचय। भीष्म शाहनी का जन्म पाकिस्तान के रावलपिंडी नामक शहर में 1915 में हुआ था। इनकी पारंपरिक शिक्षा घर पर ही हिंदी व संस्कृत में हुई। इन्होंने आजीविका का मतलब रोजी के लिए अध्ययन कार्य किया। बहुत समय तक ये दिल्ली के जहांगीर हुसैन कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाते रहे। 2003 में इनका मृत्यु हो गई। इनके प्रस्तुत उपन्यास तमाश, गाड़ियाँ और बसंती पर दूरदर्शन धारावाहिक बन चुके हैं। तमाश उपन्यास पर इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आज हम हिज्जे 10 देखेंगे। इस पाठ का हिज्जे 10 है। पहला है बोधराज, घोंसला, गुलेल, राक्षस, निशाना, इस्तेमाल, दीवार, मटर कश्ती, रोशनदान, अटपटा। 10 है और एक बार हम याद करेंगे। पहला है बोधराज, दूसरा घोंसला, तीसरा गुलेल, चौथा राक्षस, पांचवा निशाना, छठा इस्तेमाल, सातवां दीवार, आठवां मटर कश्ती, नौवां रोशनदान, 10वां अटपटा। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। जालिम, अत्याचार, क्रूर, गुलेल, दो दांतों की कमन जिस पर छोटा कंगट रखकर चिड़ियों आदि को मारते हैं। बलिष्ठ, बिताता, सिहार, कापना, निर, नर एवं शांत, जुंगा, चिड़ियों का दाना, दुनका, कंगट, पत्थरों का छोटा टुकड़ा यानी पत्थर का छोटा टुकड़ा। निषेध, शेष न करने वाला। मानसूबे, इरादा, करतबा, कौशल, बाजीगिरी। ये पूरा शब्दार्थ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखे। लेखक का मित्र बोधराज किस स्वभाव का था? इसका उत्तर है
लेखक का मित्र बोधराज क्रूर और कठोर स्वभाव का था। आप इसका उत्तर ऐसे भी लिख सकते हो। लेखक का मित्र बोधराज किस स्वभाव का लड़का था, यानी ये अत्याचार और क्रूर स्वभाव का लड़का था। दूसरा प्रश्न है, बोधराज गली की नाली पर बैठे बरों को देखकर क्या करता था? बोधराज उसके टांगे निकाल लेता है और क्या करता है, उस टांगों में धागा बांधकर पतंग जैसे उड़ाने की कोशिश करता था। तीसरा प्रश्न है, बोधराज पेड़ पर चढ़कर क्या करता था? बोधराज पेड़ पर चढ़कर घोंसले से अंडे निकालकर उन्हें तोड़ फोड़ कर देता था। फोर्थ क्वेश्चन है, बोधराज को गोदाम में ले जाकर लेखक डरने क्यों लगा? लेखक को लगा कि बोधराज घोंसला तोड़ फोड़ कर गिराएगा, अंडा तोड़ेगा, अर्थात अपने घिनौना शिकार खेलेगा। इस बात से क्या सीख मिलती है? इस बात से ये सीख मिलती है कि जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए। मानव मन में जीव प्रति के प्रेम और दया की भावना होनी चाहिए। और एक बार प्रश्न को एक बार देख लेंगे। पहला है, लेखक का मित्र बोधराज किस स्वभाव का था? दूसरा है, बोधराज गली की नाली पर बैठे बरों को देखकर क्या करता था? बोधराज पेड़ पर चढ़कर क्या करता था? चौथा है, बोधराज को गोदाम में ले जाकर लेखक डरने क्यों लगा? पांचवा है, इस बात से क्या सीख मिलती है? निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर आपको देना है। अब हम गद्यांश को पढ़ेंगे। चोर अपने पास गोहा को रखते हैं। वे दीवार फातने के लिए गोहा का इस्तेमाल करते हैं। वे गोहा की एक टांग में रस्सी बांध देते हैं। फिर जिस दीवार को फांदना हो, रस्सी झुलाकर दीवार के ऊपर की ओर फेंकते हैं। दीवार के साथ लगते ही गोहा अपने पंचों से दीवार को पकड़ लेती है। उसका पंचा इतना मजबूत होती है कि फिर रस्सी को 10 आदमी भी खींचे तो गोहा दीवार को नहीं छोड़ती। चोर उसी रस्सी के सहारे दीवार पर जाते हैं। इस गद्यांश के नीचे आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। इसके 5 प्रश्न को आप उत्तर लिखना चाहिए। चोर अपने पास क्या रखते हैं? चोर अपने पास गोहा रखते हैं। आपको मालूम है चोर अपने पास क्या रखते हैं? चोर अपने पास गोहा को रखते हैं। दूसरा प्रश्न है, चोर गोहा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चोर गोहा का इस्तेमाल दीवार फातने के लिए करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गोहा की एक टांग में क्या बांधा जाता है? उत्तर है, गोहा की एक टांग में रस्सी बांधा जाता है। चौथा प्रश्न है, दीवार के साथ लगते ही गोहा किसके सहारे दीवार को पकड़ लेती है? इसका उत्तर है, दीवार के साथ लगते ही गोहा पंचों के सहारे दीवार को पकड़ लेती है। पांचवा प्रश्न है, गोहा का पंचा कितना मजबूत होता है? इसका उत्तर है, गोहा का पंचा इतना मजबूत है, यानी 10 आदमियों के खींचने पर भी दीवार को नहीं छोड़ती। अब हम देखेंगे किसने किसे कहा और कब कहा। पहला प्रश्न है, मगर माँ
तुम खुद ही तो कहती थी कि जो घोंसला तोड़ता है उसे पाप चढ़ता है। इस वाक्य को लेखक ने अपनी माँ से कहा। जब लेखक की माँ ने उससे उसके मित्र बोधराज द्वारा घोंसले साफ करने की बात कही, तब माँ ने इस बात को यानी लेखक से कहा था। दूसरा प्रश्न है, घोंसले में मैना के बच्चे हैं। इसका उत्तर है, बोधराज ने लेखक से इस प्रकार कहा। जब वह लेखक का गोदाम साफ करने का उद्देश्य से वहाँ पर गया, तब बोधराज ने लेखक से इस वाक्य को कहा। तीसरा प्रश्न है, नहीं, हम चलेंगे तो चील बच्चों को खा जाएगी। यानी हम यहाँ से चले गए तो चील क्या कर लेगी? इन मैना के बच्चों लोगों को खा जाएगी। इसका उत्तर है, बोधराज ने लेखक से कहा। जब लेखक ने झील से डरकर गोदाम से जाने की बात कही, तब बोधराज ने लेखक से कहा। इसमें आपको किसने किससे कहा और कब कहा, ये भी आपको इसमें लिखना है। अब हम देखेंगे व्याकरण की बात। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पत्तियों में सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। इसको हम देखने के पहले हम सर्वनाम क्या है उसके बारे में देखकर इस अभ्यास को हम देखेंगे। सर्वनाम, हम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं। यानी आपको मालूम है संज्ञा क्या है? संज्ञा व्यक्ति, स्थान और भाव और प्राणी को हम कहते हैं संज्ञा। इनकी संज्ञा की जगह में क्या आएगी? सर्वनाम का स्थान आएगा तो उसे हम कहते हैं सर्वनाम। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण देती हूँ। सीता ने गीता से कहा। यहाँ सीता और गीता संज्ञा के रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी सीता और गीता संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ मैंने तुम्हें पुस्तक दूंगी, यानी मैंने तुम्हें पुस्तक दूंगी, ये वाला सीता ने गीता से कहा। यहाँ कहने वाले दो जन है और यहाँ भी मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। हम कभी भी वाक्य लिखते समय एक बार नाम का प्रयोग कर चुके हैं तो दोबारा उसका प्रयोग वहाँ नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग हम सर्वनाम से लेकर करनी चाहिए। यहाँ दूसरा उदाहरण देखेंगे। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। तीसरा है, सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। यहाँ सोहन के बदले में वह यूज़ किया गया है। चौथा आप उदाहरण देखो। राम मोहन के साथ उसके घर गया। यहाँ राम मोहन के घर गया, यानी मोहन यहाँ बदली होकर उसके घर गया। अब राम कहाँ गया है? मोहन की घर ही गया है। वहाँ उसका प्रयोग सर्वनाम के रूप से हमें दिए गए हैं। सर्वनाम के 6 भेदों माने जाते हैं। पहला है पुरुषवाचक
स्वरनाम, निजवाचक सर्वनाम, निर्चयवाचक सर्वनाम, अनिच्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ पहला दिया गया है ना पुरुषवाचक संज्ञा, उसे हम कहते हैं कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम खुद के लिए और दूसरे के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के सर्वनाम हम माने जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ये उत्तम पुरुष में खुद को हम प्रकट करते हैं, यानी हमारे लिए जो कहा जाता है उसको ही हम यहाँ उत्तम पुरुष में लेकर आते हैं। मैं, मैंने, तुम्हारा, हमारा, मुझको, हमारी, मेरा, मुझे आदि को हम उत्तम पुरुष में लेकर आते हैं। ये मध्य पुरुष में है, सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी हम बोलते हैं तो कोई तो सुनने वाले हैं ना, उनके लिए हम इस सर्वनाम को प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण है तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। इसको हम किस में प्रयोग करते हैं? मध्य पुरुष वाचक में, सर्वनाम में हम प्रयोग करते हैं। तीसरा है अन्य पुरुष, इसको आप अच्छी तरह से समझ लो। पहला है उत्तम, उत्तम हमारे लिए खुद के लिए प्रयोग करते हैं, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरों के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसे हम मध्य पुरुष में कहते हैं। और अन्य पुरुष का मतलब है बोलने वाले, सुनने वाले के अलावा जिसके लिए कहता है उसे अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका उदाहरण है वे, ये, वह, इनका, इन्होंने, उसे, उन्होंने, इनसे, ये सब हम कहे जाते हैं अन्य पुरुष में। यह अनिच्यवाचक सर्वनाम है। हम इसका उदाहरण हम देखेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ जाएगा। हमें, तुम, आपने, आप, निजी, खुद, स्वयं आदि को हम यहाँ प्रयोग करते हैं। ये अनिच्यवाचक सर्वनाम में इसका उदाहरण है कोई, कुछ, किसी, कौन, किसने, किने, किनको, किन्ने, जहाँ, वहाँ। इसको हम कहते हैं अनिच्यवाचक सर्वनाम। इस संबंधवाचक का उदाहरण है जैसी, तैसी, जहाँ, वहाँ, जो, सो, जिसने, जहाँ, वहाँ, जिनके, उसके, इतना, उतना। ये पूरा हम क्या संबंधवाचक से, सर्वनाम से हम इसका उदाहरण कहा जाती है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको मालूम है क्या क्या प्रश्न है, वो पूछा गया तो उसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कौन, किसने, किया, किसको, किसने, किसी लिए, कैसा, ये आदि को हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम इस अभ्यास को देखेंगे। बच्चों ने अपना काम स्वयं कर लिया। यहाँ बच्चों ने अपना काम स्वयं कर लिया, ये वाला सर्वनाम किस सर्वनाम से आई है? ये निजवाचक सर्वनाम है, यानी अपना काम खुद स्वयं करते हैं, ये निश्चय है, तभी तो हम इस वाक्य को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है बाहर कौन खड़ा है। आपको अब मालूम पड़ चुका है, इसमें कौन का वर्ड आ गया तो आपको ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए आपको इसका उत्तर लिखना चाहिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम घर जा रहे हैं। तीसरा है हम घर जा रहे हैं। यहाँ हम है, यानी हम खुद,
हम खुद घर जा रहे हैं। खुद घर जाने पर हमें पुरुषवाचक सर्वनाम में कहना चाहिए। ये फोर्थ प्रश्न है, दाल में कुछ गिर गया है। इसका उत्तर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये आती है, क्योंकि यहाँ कुछ का प्रयोग दिया है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिफ्थ प्रश्न है, वह ले जाओ। इसका उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ वह आ गया है, इसीलिए उसका उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा है, वे खाना खा रहे हैं। वे का मतलब यहाँ आ गया है, यहाँ वे दूसरों के लिए कहा जाते हैं, इसीलिए वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरों के लिए कहने पर उसे मध्य पुरुष में हम ले आते हैं। यहाँ सेवंथ प्रश्न है, जो करेगा सो फरेगा। इसका उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ये दो में जो सो आ रही है, इसीलिए वे दो भी संबंध, एक ही व्यक्ति से संबंध होती है, इसीलिए इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक प्रश्न है, बच्चों से कहा गया कि वे अपना काम अपने आप ही कर लेंगे। इसका उत्तर है निजवाचक सर्वनाम, यानी अपने आप खुद कर लेंगे, खुद वहाँ करते हैं। इसका वाक्य में निश्चय है, इसलिए इसको हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण में दूसरी है, सर्वनामों की अशुद्धियों को शुद्ध करके वाक्य दोबारा लिखिए। यानी यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम शुद्ध करके वाक्य को दोबारा लिखना चाहिए। पहला है, कोई से ये काम करवा लीजिए। यहाँ कोई नहीं आ सकती है। सर्वनाम में कोई का मतलब ही नहीं है, इसीलिए इस शब्द को हम यहाँ बदली कर पूरा वाक्य को हम लिखना चाहिए। हम कोई उस प्रश्न को हम वहाँ से निकाल कर, यानी वहाँ उस शब्द को हम निकाल कर उस जगह में हम लिखेंगे, किसी से ये काम करवा लीजिए। इस वाक्य अब शुद्ध हो चुका है। दूसरा है, मैंने आज जाना है। यानी यहाँ मैंने नहीं आ सकती है। इसका सही शब्द है मुझे, यानी इसको मुझे वहाँ लिखकर आप इसे शुद्ध कीजिए। अब देखेंगे, मुझे आज जाना है, ये अब शुद्ध वाक्य बन चुका है। तीसरा है, मेरे को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। यानी यहाँ मेरे को नहीं आ सकती है, ये शब्द यहाँ अशुद्धि है। हम इसे शुद्ध करने के लिए मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। आप ये भी लिख सकते हो, मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दो भी लिख सकते हो, मुझे यानी मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। चौथा प्रश्न है, मैंने पुरस्कार पाया। तेरे को झंड क्यों? यानी यहाँ देखो, तेरे को इस शब्द यहाँ गलत है, इसे हम शुद्ध करना चाहिए। पहले वाक्य यहाँ सही है, इसको हम वैसे लिख लेंगे, मैंने पुरस्कार पाया। और यहाँ तेरे को शुद्ध करना चाहिए, इसीलिए हम वहाँ बदलेंगे, तुम्हें चिढ़ क्यों? अब ये वाक्य शुद्ध बन चुका है। अब हम तीसरा व्याकरण को देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठकों में दिए गए यानी ब्रैकेट में दिए गए सर्वनाम शब्द के उचित रूप से कीजिए। यानी यहाँ ब्रैकेट में दिए गए शब्द को हम यहाँ स्थान पर
यानी सही जगह पर उसे सही सर्वनाम शब्द के रूप में हमें लेकर जाना चाहिए। पहला प्रश्न है डैश चला नहीं जाता। यहाँ ब्रैकेट में दिए गए हैं मैं, इसको हम यहाँ बदली करना चाहिए मुझसे चला नहीं जाता। ये आंसर यहाँ करेक्ट होगा। दूसरा है डैश कितने बार समझाना होगा। यहाँ ब्रैकेट में तू लिखे हैं, इस शब्द को हम यहाँ बदली करना चाहिए। तुझे कितने बार समझाना होगा। यहाँ तू तुझे कर लिखना चाहिए। तीसरा प्रश्न है ये पुस्तक डैश देने के लिए आया है। यहाँ ब्रैकेट में तुझे हम लिखे हैं, यानी इसका सही इस्तेमाल वहाँ करनी चाहिए। ये पुस्तक तुम्हें देने के लिए आया है। चौथा प्रश्न है ये चित्र डैश का है, यानी आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं कौन। यहाँ आपको सही सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। इसका उत्तर है ये चित्र किसका है। इसे लिखेंगे तो आपका इस वाक्य सही हो सकती है। यहाँ ब्रैकेट में दिए गए शब्द पूरा भी सर्वनामी है, लेकिन हम यहाँ बदली करते हैं क्योंकि उस वाक्य के अनुसार हम इस सर्वनाम को यहाँ बदली कर सही स्थान पर सही सर्वनाम का इस्तेमाल हम करते हैं। धन्यवाद बच्चे, फिर अगले वर्ग में मिलेंगे।